आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या होगा जब एक कानून एक धर्म के विरोध में देखा जाएगा? क्या होगा हमारे देश का जब यहाँ पर समुदाय के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी? अंग्रेज़ों का वक्त था जब फूट डालो राजनीति वाली माहौल को देखा जाता था, यानी कि बगावत करवाओ, आपसी लोगों को आपस में लड़वाओ और यहाँ पर मज़े लूटो। और वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर अब एक ऐसा कानून लाया है जो यहाँ पर देश विरोधी बताया जा रहा है, एक समुदाय विरोधी बताया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर इतने मुद्दे हैं जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते हैं और सीधी उंगली उन पर उठती है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इस मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर उंगली उठाई जा रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से ही वही बंटवारे वाली नीति ला रही कि पर क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बंटवारे को लेकर आया है या सबको समान अधिकार देने के लिए आया है? ये सवाल उठ रहा है और इन सवालों के बीच में यहाँ पर कई खुलासे होते हुए नजर आते हैं। CA NRC का वक्त तो आप सभी ने देखा होगा, लगभग हर टीवी पर इसी चीज़ को दिखाया जा रहा था। शाहीन बाग में जो आंदोलन था वहाँ पर इस कानून के विरोध में थे क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध में बिल था और ऐसे में इसे पास होने तक, इसे एक्ट बनने तक में काफ़ी विरोध किया गया, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है और वहीं इसी मुद्दे को लेकर और CNRC के मुद्दे को लेकर उस वक्त पर कपिल सिब्बल ने क्या बोला था जो आज भी यहाँ पर सही साबित होता है और क्या कुछ यहाँ पर उसके मायने देखे जाते हैं, यहाँ क्या कुछ खुलासा होता हुआ नजर आता है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कपिल सिब्बल कह रहे हैं। एंड हाउ डू यू से, आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग तो परसिक्यूट हुए थे? आपको कैसे मालूम कि वो परसिक्यूट हुए थे? मैं उदाहरण देता हूँ। एक शख्स यहाँ 1972 में आया, 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, आज वो है नहीं। उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटीजनशिप दो। आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं। तो बच्चों को सिटीजनशिप कहां से मिलेगी? किस आधार पे दोगे आप? वो मापदंड क्या है? किसी ने कोई कहीं गया है, बोला है? इन ये जो लाखों लोग हैं जिनकी आप बात करते हो, 19 लाख, चलिए 19 लाख की बात करते हैं, उनमें कितने हिंदू हैं? 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन किस ऐसे हिंदू ने कहा है कि मैं परसिक्यूट हुआ था? आपको साहब बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने मालूम क्या कहा है अपने लेगेसी पेपर्स में कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। उन्होंने सब डिक्लेरेशन दी है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। आप उसको इस विधेयक के द्वारा झूठ बुला रहे हो। प्लीज कंक्लूड। जो शख्स वन सेकंड सर, जो शख्स कह रहा है कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो नहीं नहीं तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो। तुम कहो तो तुम तो बांग्लादेश से आए थे और क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में। आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है?
हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे कि आपने कपिल सिब्बल को सुना, CNRC के वक्त पे उन्होंने किस तरीके से कहा था कि यहाँ पर हमारे देश को बांटने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हम इस कानून को पास नहीं होने देंगे और सीधे तौर पर उतरेंगे। वही कपिल सिब्बल अभी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी इसका विरोध कर रहा है। सबका कहना है कि ये यहाँ पर मुस्लिम विरोधी बिल है। इसी को लेकर AIMIM यहाँ पर असुद्दीन ओवैसी काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। हम पूछना चाहती है, कांग्रेस में जो नौ रत्न बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी ताईद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की ताईद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो UCC के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब UCC की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि UCC के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि UCC के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम UCC की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज UCC की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं, आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में 2 कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं।
वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए, मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है, मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री समानता अनेकता अलग चीज है। यह देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है, भारत एक रजाई की तरह है। नेहरू ने कहा था जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए, यह भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता, अरे रिकॉर्ड है तो बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत, अरे कहां है डेटा बताओ। सीधे तौर पर जाहिर है कि यहाँ पर पूरे देश में सभी को समान अधिकार मिले, सभी समान कानून को यहाँ पर माने, इसी को देखते हुए इस बिल को लाया जा रहा है। यहाँ पर सभी का कहना है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, ये तो उन महिलाओं के सम्मान के लिए है जो यहाँ पर शादी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम विरोधी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी है? क्या आपको लगता है कि इस कानून को लागू होने के बाद हमारे देश में समान अधिकार हो जाएगा, सबको बराबरी के रूप में देखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, उनके पास उनका हक वापस लौटेगा? क्या आपकी राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।